अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे स्टडी इन फिनलैंड के हवाले से। फिनलैंड में 2025 की जो इंटेक है उसके एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन अभी तक ओपन नहीं हुए वो भी थोड़े टाइम बाद ओपन हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम डिटेल के साथ फिनलैंड की 2025 की जो इंटेक होगी उसको टारगेट करेंगे और इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर होते हैं, कौन कौन से इनके डेडलाइंस होती हैं अप्लाई करने के लिए, कौन कौन से तरीके हैं अप्लाई करने के लिए, और उसके अलावा हम बात करेंगे कि किस तरीके के साथ आपको आपका स्कॉलरशिप का प्रोसेस या आपका वीज़ा का प्रोसेस जो है वो चलता है और कौन कौन से स्कॉलरशिप जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अवेलेबल होते हैं और उनमें किस तरीके से अप्लाई करना है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिनलैंड बेसिकली एक यूरोपियन कंट्री है, शेंजन जोन का पार्ट है और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आता है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में बेसिकली फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड वगैरह ये कंट्रीज़ जो हैं वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की लिस्ट में आते हैं और ये काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और इनमें जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो फिनलैंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि आप यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के स्कॉलरशिप्स जो हैं मिल जाते हैं। उसके अलावा EU का पार्ट होने की वजह से आपको जो पार्ट टाइम आपकी जॉब की अर्निंग है वो भी आपकी अच्छी खासी हो जाती है। उसके अलावा फिनलैंड जो है वो पिछले कई सालों से वन ऑफ़ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आ रहा है, नंबर 1 पर आ रहा है। तो इस वजह से वहाँ पर उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए हर साल पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से और ऑल ओवर द वर्ल्ड से डिफरेंट कंट्रीज से जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई करते हैं और फिर वहाँ पे चले भी जाते हैं। उसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि फ़िनलैंड में आपका जो वीज़ा रेशियो है वो 100% है, स्टूडेंट्स का वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता। और तीसरे नंबर पे जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपके पास अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप किसी को भी स्पॉन्सर शो करवा सकते हैं, चाहे वो आपका फैमिली रिलेटिव है, आपका कोई फ्रेंड है या इवन कोई भी दूसरा बंदा है, आप उसकी स्टेटमेंट भी साथ में शो करवा सकते हैं। तो ये बेसिकली फ़िनलैंड के कुछ बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से हर साल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं। बात करते हैं फ़िनलैंड के इंटेक्स की। तो फ़िनलैंड में बेसिकली साल की 2 इंटेक्स होती हैं, एक जनवरी इंटेक होती है और एक इनकी अगस्त इंटेक या फिर जिसको ऑटम इंटेक कहते हैं वो भी होती है। इनकी ऑटम इंटेक जो होती है वो मेन इंटेक होती है और उसमें ही सारी यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन सारे ऑफ़र करती हैं। जैन इंटेक में सिर्फ बैचलर्स के प्रोग्राम जो हैं वो ऑफ़र होते हैं या फिर जो अप्लाइड साइंसेस की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं। और इसी तरीके से मैं आपको बताता चलूँ, फिनलैंड में बेसिकली 2 तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एक सिंपल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और दूसरा अप्लाइड साइंसेस की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे जर्मनी में या ऑस्ट्रिया में होता है। तो जो सिंपल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें जो प्रोग्राम पढ़ाए जाते हैं वो बेसिकली आपको रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें आप रिसर्च को फोकस ज़्यादा करते हैं। जबकि दूसरे जो अप्लाइड साइंसेस की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें जो प्रोग्राम होते हैं वो ज़्यादातर जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं। तो उनमें बेसिकली आपको जॉब के लिए प्रिपेयर करवाया जाता है। तो जो आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज हैं उनमें ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी डिग्री के बाद आपके पास मिनिमम 2 ईयर्स का रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर साइंसेज की फील्ड में अप्लाई करना चाह रहे हैं मास्टर्स के लिए, तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री के बाद 2 साल कंप्यूटर साइंसेज की फील्ड में जो है वो वर्क का एक्सपीरियंस मैंडेटरी होता है। जबकि अगर आप सिंपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं होता। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो तो वो आपके प्रोफाइल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही बनाता है, लेकिन बगैर वर्क एक्सपीरियंस के भी एडमिशन जो है वो आपको सिंपल यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाता है। तो जनवरी इंटेक जो है उसके एडमिशन्स ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं। जो इनकी ऑटम इंटेक है उसके एडमिशन्स अभी ओपन हो चुके हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपने एडमिशन ओपन कर दिए हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो प्रोग्रेसिवली अभी कुछ नवंबर में ओपन कर देंगी, फिर दिसंबर में, और जनवरी में तो फिर सब यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन होकर बाद में क्लोज भी हो जाएंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन जो है वो दिसंबर में होती हैं और कुछ की जनवरी में होती हैं। 2 तरीके के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका जो है वो सेपरेट एप्लीकेशन होता है। जो यूनिवर्सिटीज़ जल्दी एडमिशन ऑफ़र करती हैं वो बेसिकली ज़्यादातर जो होती हैं वो सेपरेट एडमिशन ही ऑफ़र करती हैं। सेपरेट एप्लीकेशन का मतलब ये है कि आपने सेपरेटली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होता है या फिर studyinfo.fi जो उनका पोर्टल है उसके ऊपर जाके आपने सेपरेटली अप्लाई करना होता है, सेपरेट एप्लीकेशन होती है। जबकि जो जनवरी में एडमिशन पोर्टल ओपन होता है, जॉइंट एप्लीकेशन जिसको कहते हैं, वो 14 से 15 दिन के लिए ओपन होता है और उसमें आप 6 डिफरेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। वो 6 प्रोग्राम्स जो हैं वो 1 से 2 यूनिवर्सिटीज़ के भी हो सकते हैं या आप 6 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप एक एप्लीकेशन के साथ 6 प्रोग्राम्स में अप्लाई करें। यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी है वो सिर्फ
सेपरेट एप्लीकेशन में एडमिशन ऑफ़र करती है, वो जॉइंट एप्लीकेशन में एडमिशन ऑफ़र नहीं करती। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी की डेडलाइन जो है वो दिसंबर तक ही होती है और उसके एडमिशन जो है वो नवंबर में ओपन हो जाते हैं। कुछ प्रोग्राम्स के ऑलरेडी हो भी चुके हैं। तो इसलिए आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो प्रिपेयर कर लें और अभी से अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। या अगर आप हमसे सर्विसेज लेना चाहते हैं, हम कंसल्टेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फिनलैंड के लिए, तो आप जो है वो हमसे हमारी सर्विसेज भी लेना चाह रहे हैं अगर, तो आप अभी हमसे कॉन्टैक्ट करें ताकि हम अभी से आपका अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। अगर आप अभी से अप्लाई करेंगे जल्दी तो उसके 2 बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। एक तो ये कि शुरू में इतने ज़्यादा एप्लीकेंट्स नहीं होते तो आपको एडमिशन मिल जाएगा ईज़िली। दूसरे नंबर पे आपको अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप जो है वो भी ईज़िली मिल जाएगा। अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप्स के बारे में हम डिटेल में बात आगे वीडियो में जाके करते हैं। तो ये बेसिकली 2 तरीके होते हैं जिनसे आप फिनलैंड में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। तो अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास आपकी मैट्रिक की और इंटर की जो डिग्रीज़ हैं वो होनी चाहिए। अगर आपकी डिग्रीज़ आपके रेलिवेंट बोर्ड वगैरह से और IBCC से अटेस्टेड है तो ठीक है। अगर नहीं भी है दैन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तो दैन आपको उसके बाद करवानी ही पड़ेंगी। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास आपकी जो मैट्रिक इंटर की है वो और उसके अलावा आपकी बैचलर्स की जो डिग्री है वो आपके पास होना लाजमी है। अगर आपकी स्टडी अभी कंप्लीट नहीं हुई, आप लास्ट ईयर में अपने हैं, तो आप तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उस केस में आपको अपने जो जितने भी प्रीवियस रिजल्ट कार्ड्स हैं वो अटैच करने पड़ेंगे और साथ आपको जो है वो आपका होप सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। और आपकी ये बात अपने जहन में रखनी है कि आपकी स्टडी स्टार्ट होने से पहले जब आप अपना वीज़ा प्रोसेस की तरफ जाएंगे, अपने वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे, तब आपके पास आपकी डिग्री हर हाल में होनी चाहिए क्योंकि डिग्री कंपलसरी है और डिग्री लेके आपको उसको अटेस्ट भी करवाना पड़ेगा हर जगह से। तो इसलिए लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जो मतलब फॉर एग्जांपल 6th सेमेस्टर में 7th में या हैं, तो वो सिर्फ यही सोच कर अप्लाई करिएगा या पहले डिसाइड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि आपको तब तक आपकी डिग्री जो है वो मिल जाएगी और आप उसको अटेस्ट करवा लेंगे, वरना फिर ये ना हो कि बाद में आपके लिए ये इशू बने। तो उसके अलावा आइट्स की बात करते हैं तो आइट्स मास्टर्स के लिए और बैचलर्स के लिए दोनों में कंपलसरी है। कुछ प्रोग्राम है, बहुत कम प्रोग्राम्स हैं बैचलर्स के जिनमें आइट्स जो है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन उनमें ऑब्वियसली वो आपसे दूसरी रिक्वायरमेंट्स वगैरह करते हैं। मसलन वो आपसे कुछ प्रोग्राम्स आपसे GRE वगैरह मांग लेते हैं या कुछ प्रोग्राम में जो है वो फिर आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और वहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपना आइट्स जो है वो जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करके दे लें। PTE का स्कोर भी एक्सेप्टेबल होता है, आप PTE भी सबमिट करवा सकते हैं। मास्टर्स के लिए जो है वो 6.5 बैंड आइट्स में चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट PTE का स्कोर चाहिए। और जो बैचलर्स है, बैचलर्स के कुछ प्रोग्राम में 5.5 के साथ भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली बैचलर्स में भी 6 बैंड्स आपके ओवरऑल जो है वो होने चाहिए। तो उसके अलावा आपके पास एक यूरोप पास CV होनी चाहिए, आपके पास मोटिवेशन लेटर होना चाहिए। बैचलर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, बैचलर्स के स्टूडेंट्स का एक एंट्री टेस्ट होता है जिसके बारे में मैंने 2 वीडियो बनाई हुई हैं, यहाँ पे आपको वीडियो नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियो को डिटेल के साथ देख लें। वो टेस्ट अगर आप पास करेंगे तो दैन ही आपको एडमिशन मिलेगा। इन वीडियोज़ में मैंने आपको जो है वो डिटेल के साथ आपको आपका एक सैम्पल पेपर भी दिखाया है, तो आप उसको देख के आइडिया कर सकते हैं। तो मास्टर्स के स्टूडेंट का एंट्री टेस्ट नहीं होता, कुछ बहुत कम प्रोग्राम है जिनमें आपका जो है वो इंटरव्यू आप लेते हैं, वरना फिर आपका डायरेक्ट एडमिशन ही हो जाता है आपके प्रोफाइल की बेस के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की। तो फिनलैंड में बेसिकली जो है वो 2 तरह के स्कॉलरशिप्स होते हैं, एक जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स होते हैं और दूसरे नंबर पे जो अर्ली बर्ड और ऑफर या अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप होते हैं। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ये होता है कि यूनिवर्सिटी आपको जो है वो डिफरेंट तरह की स्कॉलरशिप देती है। ये डिस्काउंट भी हो सकता है, मसलन 50% या 70% तक आपको डिस्काउंट मिलता है और 100% तक आपकी ट्यूशन फीस जो है वो भी वेव ऑफ हो जाती है। अभी लास्ट ईयर हमारे एक स्टूडेंट को 100% यूनिवर्सिटी जो है वो फ़ी वेवर मिला है। यूनिवर्सिटी ऑफ टुर्को में उनकी जो थी वो इंजीनियरिंग का प्रोग्राम था, रेहान अली उनका नाम है, और उनको जो है वो मिला है। तो हमारी कंसल्टेंसी की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे WhatsApp के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अपने प्रोफाइल की सारी डिटेल्स शेयर करके। ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स होते हैं, ये आपके ओवरऑल प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। उनकी CGPA 3.4 के राउंड अबाउट थी, लेकिन उनका मोटिवेशन लेटर इतने अच्छे तरीके से हमने लिखा था और उनकी CV इतनी अच्छे तरीके से बनाई थी कि उनको जो है वो स्कॉलरशिप 100% मिल गया यूनिवर्सिटी ऑफ टुर्को में। स्कॉलरशिप है वो अर्ली बर्ड ऑफर होता है। अर्ली बर्ड ऑफर में ये होता है बेसिकली कि आपको यूनिवर्सिटी अगर आप जल्दी अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको डिस्काउंट देती है फीस में। वो डिस्काउंट जो है वो 50% तक भी हो सकता है। इवन कुछ यूनिवर्सिटी 70% तक आपको जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस के ऊपर जो है वो अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी ऑफर करती हैं। तो ये तभी आपके लिए पॉसिबल होगा अगर आप जल्दी अप्लाई करेंगे और जल्दी आपका एडमिशन लेटर जो है वो एडमिशन ऑफर जो है वो आ जाएगी। तो ये बेसिकली दो तरह के स्कॉलरशिप्स होते हैं। फ़ीस की अगर आप बात करें तो मास्टर्स की जो फ़ीस है वो पर ईयर तकरीबन 8,000 यूरो से लेकर 12,000 यूरो के दरमियान होती है। और बैचलर्स की अगर आप फ़ीस की बात करते हैं तो वो भी तकरीबन 6,000 यूरो से लेकर 15,000 यूरो तक जो है वो इनके दरमियान यूजुअली वेरी कर रही होती है। कुछ एक्सेप्शन जो है वो होती हैं। तो ये बात हो गई फ़ीस के बारे में और स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो
अभी बात करते हैं कि आपको क्यों फ़िनलैंड को कंसिडर करना चाहिए। फ़िनलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन आपको दुबई जाना पड़ता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि दुबई में फिर इतना ज़्यादा रश नहीं होता, आपको एक तो अपॉइंटमेंट ईज़िली मिल जाती है, दूसरा फिर वो जब रश इतना ज़्यादा नहीं होता, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स इतने ज़्यादा नहीं होते, तो दैन फिर एम्बेसी जो है वो वीज़ा आपको ईज़िली दे देती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल हैं, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट फ़ेक नहीं है, तो आपको ज़रूर वीज़ा मिल जाएगा। 100% उनकी वीज़ा रेशो है। दूसरे नंबर पे अगर आप अपना बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपने शो करनी है, तो बैंक स्टेटमेंट आप अपने किसी भी दोस्त की, किसी भी फैमिली मेम्बर की या किसी भी रैंडम बंदे की आप बैंक स्टेटमेंट जो है वो साथ अटैच कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि अमाउंट वो आपके अकाउंट में सेंड करेगा, स्टूडेंट के अकाउंट में होना ये कंपलसरी है, और साथ में जो है वो उस बंदे के प्रूफ लग जाएंगे, मतलब कि उसके पास पैसे जो हैं वो कहाँ से आते हैं, उसके बिज़नेस के कोई सबूत लग जाएंगे, या उसने अगर फॉर एग्जांपल कोई कार सेल वगैरह किया तो उसके प्रूफ जो हैं वो साथ अटैच हो जाएंगे। तो आप उसको स्पॉन्सर शो कर सकते हैं, और एम्बेसी को इस चीज़ से कोई इशू नहीं है, आपको आपका वीज़ा जो है वो मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं स्पाउस वीज़ा के बारे में। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि स्पाउस वीज़ा अलाउड है, तो बिल्कुल फ़िनलैंड में जो है वो स्पाउस वीज़ा अलाउड है, और स्पाउस का और आपके चिल्ड्रन का उसी टाइम पे आपके साथ मेन एप्लीकेंट के साथ ही अप्लाई होता है, और उनको वीज़ा का डिसीजन जो है वो भी उनके साथ ही मिल जाता है। उसके स्पाउस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको बेसिकली स्पाउस की, और अगर आपके साथ आपके बच्चे हैं तो आपको उनकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो अटैच करना पड़ती है। ये जो बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट है वो स्पाउस के लिए वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बच्चों के लिए वो डिपेंड करता है कि बच्चों की एज जो है वो कितनी है, तो इस चीज़ के ऊपर वो डिपेंड कर रहा होता है। तो इसके बारे में आप डिटेल जो है वो migratory जो है इनकी वेबसाइट, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो स्पाउस का भी साथ ही अटैच हो जाएगा। उसके अलावा उनकी कोई मतलब कि एडिशनल जो है वो एक्सपेंस वो नहीं होता। तो अगर आप फिनलैंड में अप्लाई करना चाहते हैं तो studyinfo.fi जो इनका पोर्टल है उसके ऊपर से आप अपने प्रोग्राम्स, फ़ीस वगैरह हर एक चीज़ चेक कर सकते हैं। वो आपने कैसे करना है उसके बारे में मैंने वीडियो यहाँ पे बनाई हुई है। उसके अलावा स्टडी इन फिनलैंड के हवाले से एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, जिसमें आपके हर तरह के क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। तो आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देख सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इसके अलावा आप फिनलैंड में, इटली में या ऑस्ट्रिया में अप्लाई करवाना चाहते हैं, हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।